दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि कल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के रिजल्ट आए, जिसमें से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल गया। तेलंगाना में केसीआर के चंद्रशेखर राव की पार्टी को हरा करके कांग्रेस ने वहां पर वापसी की है, सत्ता की वापसी की बहुत दिनों के बाद। इसके अलावा आज मिजोरम के परिणाम आए। वहां पर ZMF करके कोई पार्टी है, नई पार्टी है, उसने वहां पर सत्ता हासिल की है। कांग्रेस और बीजेपी जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में होता है, उसी हिसाब से वहां पर उनको बहुमत नहीं मिला। अब जो पार्टी वहां पर सत्ता में आई है, उनका एक रवैया रहा है कि वो जो सेंटर में रूलिंग पार्टी होती, जो सत्तासीन पार्टी होती है, उसके साथ में मिलकर के वो अपना काम करते हैं। मेरा मकसद इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है उसका चीड़-फाड़ नहीं करना है, वो तो हो चुका। कांग्रेस ने जो खोना था वो खो दिया। इससे पहले जब उन्होंने कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश को जीता था तो बड़ी खुशी हुई थी। उनको ये लग रहा था कि अब तो हम पूरे भारत में वापस आ रहे हैं। और दिसंबर के महीने में भारत की जनता ने उनसे दो राज्य वापस छीन लिए। 2 राज्य उनको जुलाई के महीने में मिले थे, यानी कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक उन्होंने कांग्रेस की झोली में डाला था, और अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ को छीन करके भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। सवाल यह उठता है कि कांग्रेस अब क्या करेगी। इससे पहले मैं आगे इस बारे में डिस्कस करूं, मैं आपको बता देता हूं कि कांग्रेस पार्टी जब 1885 में बनाई गई थी तो इसका उद्देश्य उस समय की ब्रिटिश सरकार को मदद करने का था। एओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, ऐसे जो लोग थे, उन लोगों ने ब्रिटिश सरकार की मदद करने के लिए एक होम रूल टाइप संगठन बनाया था, जिसको बाद में कांग्रेस योग गया। तो कांग्रेस के नेता लोग जितने भी थे, वो लोग हमेशा ब्रिटिश सरकार की मदद ही करते रहे। 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से यहाँ पर लाए गए, उन्हें कांग्रेस में एंट्री करवाई गई और उन्होंने हमेशा कांग्रेस की मदद ही की है। मुझे तो ऐसा लगता है वो कांग्रेस में ब्रिटिश सरकार द्वारा ही स्थापित किए गए थे। ऐसे ही मोतीलाल नेहरू अपने जमाने के बहुत सफल वकील थे। उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू को वकालत पढ़ने के बाद भारत में लाया गया और उनको कांग्रेस में एंट्री मिल गई। वो परिवार किस तरीके से यहाँ पर राज करता था, सब आपको मालूम ही। असल में 1947 के बाद कांग्रेस में नेहरू खानदान ने या गांधी खानदान ने यह समझ लिया है कि भारत उनकी बपौती है और वो यहाँ पर शासन करने के लिए पैदा हुए हैं। उन्नीस में राजीव गांधी की हत्या के बाद ये परिवार थोड़ा सा नेपथ्य में चला गया था, पीछे चला गया था। लेकिन कोई भी काम जो कांग्रेस की सरकार करती थी, यानी कि नरसिम्हा राव की सरकार करती थी, वो सोनिया गांधी से पूछ के ही करती थी। सोनिया गांधी के इशारे के बिना पत्ता नहीं हिलता था। और जब भी उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ जाने की कोशिश की
तो सोनिया गांधी ने कांग्रेस में विघटन करवाया। अर्जुन सिंह ने अलग पार्टी बनाई, नरेंद्र तिवारी ने अलग पार्टी बनाई, ये दबाव हुआ था। वो सब पुरानी बातें हैं। जो लोग उस समय थे उनको याद होगा, जो 2000 के बाद में पैदा हुए उनको ये मालूम भी नहीं होगा कि ये क्या हुआ था। खैर 96 में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट चली गई और उसके बाद में 2-3 साल तक देश में उथल पुथल होता रहा। कभी देवगढ़ा साहब, कभी गुजराल साहब, कभी वाजपेयी साहब, यही होता रहा। 99 में वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट फिर से आई। 13 महीने की गवर्नमेंट थी, उसको गिरा कर दिया गया था। उसके बाद दोबारा आई और 2000 तक चली। अटल बिहारी वाजपेयी की जो गवर्नमेंट थी वो लंगड़ी गवर्नमेंट मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि उनको बहुमत नहीं था और उनकी मजबूरी ये थी कि वो समाजवादियों के साथ में मिलकर के और तेलुगु देशम जैसी पार्टियों के साथ में मिलकर के सरकार चला रहे थे। उन्हें कई मौकों पर समझौता करना पड़ रहा था और उसी कारण 2004 में जो मई के इलेक्शन हुए थे उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी हार गई। भारतीय जनता पार्टी हार गई इसका मतलब यह नहीं होता कि कांग्रेस को बहुमत मिल गया था। कांग्रेस ने जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई और उसमें असमंजस इस बात का होता है कि जो डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़जम करुणानिधि की पार्टी थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को 5 साल तक समर्थन दे रही थी, उसने झट से अपना स्टैंड बदला और वो कांग्रेस को सपोर्ट देने लगी और इसी तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी ने भी सपोर्ट किया उन लोगों को और सरकार बन गई। सोचिए, कम्युनिस्टों ने हमेशा कांग्रेस का सपोर्ट किया है। कम्युनिस्टों का और कांग्रेसियों का दोनों का दाल रोटी का संबंध है। आपातकाल के टाइम में जब इंदिरा जी ने भारत में आपातकाल लगाया था तो कम्युनिस्टों ने उनका समर्थन किया था। आपको याद होगा पिछली बार जब बंगाल में इलेक्शन हुए थे तो कांग्रेस पार्टी ने कम्युनिस्टों के साथ में इलेक्शन लड़ा था। तो मनमोहन सिंह की सरकार चलती रही, लेकिन 2008 में परमाणु संधि के चक्कर में, इसमें मनमोहन सिंह अड़ गए थे कि मुझे तो अमेरिका के साथ में परमाणु संधि करनी है, कम्युनिस्टों ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया और उसके बाद में समाजवादी पार्टी और लालू प्रसाद यादव ये लोगों ने उनको सपोर्ट दिया और उस चक्कर में अविश्वास प्रस्ताव जो आया था पार्लियामेंट में वो बच गए और मनमोहन सिंह सरकार चलती रही। उसके बाद 2009 में जो इलेक्शन हुए, इलेक्शन से पहले क्या इन लोगों ने ड्रामा किया था वो आप सबको मालूम है। 2008 26/11 मुंबई का जो हमला था वो किसने करवाया था, कैसे हुआ था, वो तो सबको मालूम है। लेकिन उस समय इनकी पार्टी के एक नेता दिग्विजय सिंह ने मुंबई में आरएसएस की साजिश नाम की एक किताब का अनावरण किया था, जिसमें कि वो किताब पहले लिख गई थी कि मुंबई का जो हमला है वो आरएसएस ने करवाया था। वो तो शुक्र हो पुलिस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल तुकाराम अंबाले का, जिसने अजमल कश्यप को जिंदा पकड़ लिया, नहीं तो शायद उस समय जितने भी हिंदूवादी संगठन है, आरएसएस है, वीएचपी है या बजरंग दल है, जो भी है, उनको कांग्रेस की गवर्नमेंट उस समय उनको प्रतिबंधित कर देती और उसके बाद में जानबूझ करके वो अपना 2009 का इलेक्शन आराम से जीता देते, बोलते कि भाई हिंदू लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। एनीवे 2009 का इलेक्शन ये जीते, कैसे जीते वो तो जिन लोगों ने इलेक्शन करवाया था उस समय उनको मालूम है। 2014 से पहले 2009 के इलेक्शन के बाद में जब आप ये समझ लेते हैं कि भाई ठीक है हमारे को कोई क्या वो करेगा, अरेगेंस आ जाती जब आपके अंदर, तो आप कुछ भी करते रहते हैं। कितने घोटाले हुए, 2G घोटाला, CWG घोटाला, कोयला घोटाला, क्या घोटाला सब चल रहा था। जनता बहुत त्रस्त हो गई थी इनके घोटालों से और ये सारे घोटाले
मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनके टाइम में हो रहे थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जो छवि है वो बहुत साफ थी, वो करप्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके अंडर में सब घोटाले हो रहे थे। इसका मतलब यह हुआ कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कोई सरकार के ऊपर कंट्रोल ही नहीं था, तो सारे घोटाले हुए, ज्यादातर उजागर हुए, और उन्हीं घोटालों की उपज वो जो अन्ना आंदोलन है 2011 वाला, जिसमें अरविंद केजरीवाल को आगे बढ़ाया गया और उनको पूरे देश में प्रतिष्ठापित किया गया एक नेता के रूप में, वो लाया गया। 2013 के आसपास में जब 2014 के इलेक्शन की तैयारियां हो रही थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्रम्प कार्ड खेला और प्रचार समिति का जो जुम्मा है वो नरेंद्र मोदी को दे दिया। नरेंद्र मोदी 2001 से गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 2002 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें वो जीत के आए थे। 2007 में इलेक्शन हुए थे, जीत के आए थे। 2012 में इलेक्शन जीत करके आए थे। वो तीसरे कार्यकाल में अपना चल रहे थे। तो गोवा में भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें इनको संयोजक चुना गया। लेकिन उस समय जो बीजेपी के सीनियर लीडर थे, लाल कृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज, इन लोगों ने विरोध भी किया था, लेकिन फिर भी राजनाथ सिंह उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे, तो नरेंद्र मोदी को संयोजक चुन लिया गया। और उसके बाद में 2013 के नवंबर के महीने में जब वो पटना में एक रैली कर रहे थे, वहां पर आतंकवादी संगठनों ने वहां पर कोई बम ब्लास्ट किया था। उनका इरादा यह था कि भीड़ भाड़ जब होगी, भगदड़ मचेगी, तो काफी लोग मर जाएंगे और बाद में मोदी बदनाम हो जाएंगे। लेकिन सूझबूझ से वो काम लिया गया और मोदी ने वो पूरी रैली एड्रेस की। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल गया। 80 में से 73 सीटें यूपी की वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में चली गई। गुजरात तो पूरा का पूरा भगवा हो ही रखा था, भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देता था। एमपी ने वोट दिया, राजस्थान ने वोट दिया। तो इस तरीके से 283 या 281 सीटों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, जिसमें कि किसी दूसरी पार्टी का सहयोग नहीं लेना पड़ रहा था। 2019 में कांग्रेस पार्टी ने बहुत दुष्प्रचार किया कि राफेल डील में ये कर दिया है, वो कर दिया है, ऐसा है, वैसा है, प्रधानमंत्री चोर है, सब कुछ करते रहे। उससे पहले 2016 में आए थे, नवंबर के महीने में प्रधानमंत्री ने जो फेक करेंसी है भारत में जो चलती है, उसको रोकने के लिए नोटबंदी की थी, आप लोगों को मालूम है। उसका इन्होंने काफी दुष्प्रचार किया। राहुल गांधी साहब बैंक के सामने लाइन में लगे हुए रहे अपना पैसा चेंज करवाने के लिए, समथिंग लाइक दैट। पता नहीं वो पहली बार बैंक के सामने लाइन में लगा होगा, इससे पहले कभी उसको पैसे की जरूरत पड़ती नहीं है। एनीवे, 2014 के इलेक्शन, 2019 के जो इलेक्शन हुए, उस समय जो कांग्रेस के चाटुकार पत्रकार लोग हैं, उन लोगों ने काफी डुगडुगी बजाई, जिनको हम यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बोल सकते हैं। उसमें वो एक शेखर गुप्ता है, पुण्य कुसुम वाजपेयी है, ऐसे लोग हैं। इन लोगों ने तो ऑलमोस्ट मोदी जी को वाराणसी से ही हरवा दिया था। खैर, 2019 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से ज्यादा सीटें लेकर के आकर के 303, 304 सीटों पे ला करके अपने को रखा। यहाँ पर मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये सारे के सारे जो इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी, वो हिंदी हार्टलैंड में जीत रही थी, जिसको कि कांग्रेस और कांग्रेस के सनातन विरोधी नेता लोग काउ बेल्ट बोलते हैं। साउथ से उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था। साउथ से मतलब तेलंगाना में केसीआर थे, आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी थे, तमिलनाडु में ये डीएमके और एआईडीएमके अपना वो कर रहे थे, केरला में कभी कांग्रेस कभी कम्युनिस्ट इधर उधर करते थे, कर्नाटका में बीजेपी को सपोर्ट मिलता था।
ऊपर महाराष्ट्र में बीजेपी देवेंद्र फडणवीस की पार्टी थी। तो 2018 में जब इलेक्शन हुए थे उस समय राजस्थान में अशोक गहलोत ने कांग्रेस के वो मुख्यमंत्री बने थे, और ऐसे ही 2018 के इलेक्शन में एमपी में कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो इन लोगों को बहुत बड़ा ये आसरा था। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया गया था, वो भी कांग्रेस के थे। तो 2018 के दिसंबर के जो इलेक्शन थे उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों में कांग्रेस जीत गई थी। वो क्यों जीती थी, कैसे जीती थी, वो एक अलग बात है, लेकिन इन लोगों को एक आसरा हो गया था, आशा जागी थी कि 2019 में तो अब नरेंद्र मोदी चले जाएंगे। नरेंद्र मोदी नेशनलिस्ट लीडर हैं, राष्ट्रवादी लीडर हैं, और जो राष्ट्रवादी लीडर होता है उसको कभी भी पश्चिमी देश पसंद नहीं करते हैं। भारत सदियों से गुलाम रहा है और वो लोग नहीं चाहते कि भारत कभी उन्नति करे, और इसीलिए वो हमेशा भारत में अपोजिशन पार्टीज को फंडिंग करके उनको उकसा करके यहाँ पर खुराफात करवाते रहते हैं। तो वही खुराफात 2019 में ये लोग करवा रहे थे कि राफेल में प्रधानमंत्री जी ने पैसा खा लिया, फ्रांस से जो डील हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उस चीज को नहीं माना। फिर भी राहुल गांधी अपनी वो, उनको तो पता नहीं क्या है वो, आई डोंट नो, उसको किसी की बात को सुनता है या नहीं सुनता मुझे समझ नहीं आता, या क्या वो खाता पीता है वो समझ नहीं आता। उसे जो उसको बोल दिया जाता है वो पत्थर की लकीर समझ आता है, वही बोलता रहता है। मुझे तो नहीं लगता कि वो आदमी कभी भी कोई स्पीच लिखता भी होगा, लिख के कोई दूसरा देता है, और जब वो लिख करके दूसरा दे देता है उसको ये पढ़ देता है और उसमें से एक शब्द भी इधर से उधर नहीं करता है। तो 2019 के इलेक्शन कांग्रेस हार गई। अब कांग्रेस सत्ता से दूर तो रह नहीं सकती, उनको बड़ी तकलीफ होती है, और दूसरा टर्म मोदी जी को मिल गया। तो उसके बाद में ये जम्मू कश्मीर की 370 धारा को हटाया गया, ट्रिपल तलाक के बारे में ये हुआ। फिर नवंबर के महीने में 2019 में राम जन्मभूमि का फैसला आया। दिसंबर के महीने में सीए के बारे में बिल बनाया गया, कानून बना, उस चक्कर में लोगों ने शाहीन बाग करवाया। बाद में जो फार्मर्स बिल थे, 3 फार्मर बिल थे, उनके ऊपर फार्मर्स का रजिस्ट्रेशन करवाया। कोरोना आ गया मार्च के महीने में 2020 में। कोरोना में पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। भारत की सरकार ने अपने हिसाब से देश को संभाला, देश की हालत को संभाला, वैक्सीन डेवलप करवाई, खुद की वैक्सीन डेवलप करवाई। उसमें भी अरविंद केजरीवाल जैसे नेता और कांग्रेसी लोग बोल रहे थे फाइजर की वैक्सीन क्यों नहीं मंगा लेते, ये क्यों नहीं करते, वो नहीं करते। अखिलेश यादव ने बोला कि जब हमारी सरकार आएगी, हमारी वैक्सीन जब आएगी तब हम अपना वैक्सीन लगवाएंगे, ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। खैर, भारत सरकार ने देश में वैक्सीन डेवलप करके देश के लोगों को वैक्सीनेट करवाया, लोगों की जान बची। जो बेचारे गरीब लोग थे जिनको खाने पीने को नहीं मिलता था, उन लोगों को मुफ्त खाना पानी पहुंचाने की कोशिश किया। 2021 के अप्रैल के आसपास में कांग्रेस कोरोना की लहर दोबारा से आ गई। फिर उसमें दुनिया भर का तमाशा हुआ, ऑक्सीजन की किल्लत है। हमारे जो अरविंद केजरीवाल साहब हैं, बड़ी बड़ी हाँकते थे कि अरे हमको ऑक्सीजन नहीं मिलते, हमारे लोग मरे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है भाई, दिल्ली की सरकार को ऑक्सीजन सप्लाई करो। गवर्नमेंट ने एयरक्राफ्ट, स्पेशल ट्रेन चला करके ऑक्सीजन की सप्लाई इंश्योर की, लेकिन दिल्ली सरकार के पास में ऑक्सीजन स्टोर करने का ही उनके पास में प्राविधान नहीं था। एनीवे, किसी तरीके से देश की सुधरी, और बाद में जब कोरोना सबसाइड हुआ, खत्म हुआ, तो उस बीच में 2-4 जगह इलेक्शन हुए। उस समय दिल्ली के इलेक्शन थे, दिल्ली में दंगे भी करवाए गए जब ट्रम्प साहब वहां पर विजिट मार रहे थे। बिहार में इलेक्शन हुए, बिहार में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी लड़ी थी, वो जीत गई। बंगाल में ममता बनर्जी जिस तरीके से अपना हथकंडा अपनाती जीतने के लिए, उस तरीके से उन्होंने वहां पे जीत लिया। 2019 के आसपास में
नवंबर के आसपास में शायद महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए थे, उसमें बीजेपी शिवसेना के साथ में इलेक्शन लड़ी थी, लेकिन शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को गाजर दिखा करके मुख्यमंत्री बनवा दिया और सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को अपोजिशन में बैठना पड़ा। कोरोना काल में महाराष्ट्र में क्या क्या हुआ, अर्णब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया, पालघर में साधुओं की हत्या की गई, सारा सारा तमाशा हुआ। खैर, इसके बाद में आगे आते हैं 2021 में। 2021 में हमारी जो सरकारें हैं, मतलब भारत सरकार जो है वो अपना काम कर रही थी। 2020 में, हाँ 2020 में जिस समय लॉकडाउन लगा था उस समय चाइना ने लेह लद्दाख में हमारा जो इलाका है वहां पर कब्जा कर लिया था, उसमें हमारे फौजी मारे गए थे। 2021 निकला, 2022 की जनवरी के महीने में प्रधानमंत्री जब पंजाब जा रहे थे तो वहां पर उनके ऊपर अटैक की गई। 2022 में फिर वहां पर पंजाब में जब इलेक्शन हुए तो पंजाब में कांग्रेस की पार्टी हार चुकी थी और वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। लेकिन 2022 का सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट था, जो कांग्रेसियों को सबसे बड़ा, मतलब कांग्रेसियों को, कांग्रेस के समर्थकों को जो बुरा लगा, वो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन थे। मार्च के महीने में जब इलेक्शन हुए, वहां पर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और उनको 300 से ज्यादा सीटें मिली। 2022 के मार्च के महीने में उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद ये लोग हमेशा भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए भारत के जो पूंजीपति हैं उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और ये सारा का सारा जो गेम प्लान है वो विदेशों से प्रेरित था। उसमें जॉर्ज सोरोस एक बहुत बड़ा कमीना है जो ये सब खुरापात करता रहता है। मौके पर जब कभी मौका मिलता है तो राहुल गांधी साहब बाहर चले जाते हैं और वहां से सीख साख के कुछ आ जाते हैं। उनकी ट्रिप को कौन स्पॉन्सर करता है, कौन उनको पैसे देता है, इसके बारे में कभी पूछताछ नहीं होती। गवर्नमेंट जानती है, लेकिन फिर भी कुछ भी होता रहता है। कभी ये लंदन में जाकर के भाषण देता है, कभी ये अमेरिका में जाके भाषण देता है, कभी कहीं जाके भाषण देता है, बेल्जियम में जाके भाषण देता है। अब आ जाते हैं 2023 के इलेक्शन के, जो अभी इलेक्शन हुए हैं। 2023 में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें एक स्टेट इनको मिला है, वो भी है तेलंगाना, जिसमें इन लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय काउंसिल को, जो बीआरसी जिसको बोलते हैं, कमेटी है क्या क्या है उनका नाम, पहले वो टीआरसी था, तेलंगाना राष्ट्र समिति थी, कमेटी थी, अब उसको उन्होंने भारतीय राज्य राष्ट्र समिति कुछ बोल दिया, बीआरसी को हरा करके जीता है। केसीआर पहले कांग्रेस में थे, उन्होंने कांग्रेस से टूट करके अलग से पार्टी बनाई थी, तो जो केसीआर के जो सपोर्टर है वो कांग्रेस ही है पहले से। अब केसीआर से वो लोग वहां पर नाराज होंगे, उन्होंने सोचा होगा ठीक है ये बहुत हो गया, इसको 10 साल से देख रहे हैं, 2013 से वहां पर मुख्यमंत्री है, तो चलो इसको हम अब हटा करके कांग्रेस को मौका देते हैं। अब तेलंगाना में कुछ तो सनातन धर्म के पालन करने वाले होंगे, उनके पास में अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन केसीआर जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ में मिलकर के लिकर पॉलिसी में भी इन्वॉल्व थे, और उसके अलावा वहां पर ओवैसी के साथ में वो मुस्लिमों को ज्यादा तुष्टीकरण कर रहे थे। तो जब मुस्लिमों का तुष्टीकरण करके ही आपको आगे बढ़ना है, तो मुस्लिमों ने सोचा होगा कि अगर ऐसा ही है और हमारे बगल में जो कर्नाटका है वहां पर कांग्रेस को एनमासी मुस्लिमों ने वोट दिया है, तो यहाँ पर भी हम लोग देते, तो शायद जो केसीआर का जो मुस्लिम वोटर है वो छिटक करके कांग्रेस की तरफ चला गया और उस चक्कर में कांग्रेस के वहां पर जीत हो गई। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की जब जीत हो गई तो कर्नाटका में कांग्रेस, तेलंगाना में कांग्रेस, आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी, तमिलनाडु में स्टालिन और केरला में कम्युनिस्ट। तो इनका जो
कांग्रेसियों का एक बंदा है, उसका नाम है प्रवीण चक्रवर्ती। वो फ्लोरिडा में कहीं पे पटपुड़ करके वापस आया है और अभी वो नवंबर के महीने में कांग्रेस के किसी पद पर पहुंचा है। उसने एक ट्वीट मारा, मैं वो ट्वीट आपको पढ़ा देता हूं क्या है। ये देखिए, ये प्रवीण चक्रवर्ती है। ये बोल रहा है साउथ नॉर्थ बाउंड्री लाइन गेटिंग थिकर एंड क्लियरर। ये इसका ट्विटर हैंडल है और दिस पोस्ट हैज बीन डिलीटेड। बाद में ज्यादा बवाल हुआ होगा। ये 11:30 बजे 3 तारीख को इसने पोस्ट किया था। किस समय? जब इलेक्शन के रिजल्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो गए थे, उस समय इसने ये ट्वीट किया था। ये देखिए, अब ये शांतनु गुप्ता साहब क्या बोल रहे हैं कि इस बंदे ने हैज डिलीटेड द साउथ वर्सेस नॉर्थ। आई एम ग्लैड दैट गुड सेंस हैज प्रिवेल्ड। अरे बेवकूफ, इधर देखिए क्या बोल रहा है। ये है चेयरमैन प्रोफेशनल्स कांग्रेस एंड डाटा एनालिसिस, इंडियन नेशनल कांग्रेस इकोनॉमिक्स स्पोर्ट्स बुक्स कमेटी दिस एंड दैट। ये है भाई साहब है। और इनका अगर हम यहाँ पे जाकर के पढ़ेंगे तो ये है कौन, देखिए आप, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। ये है कौन? The more you know, the more you know, you don't know। ये है वो आदमी। अब देखें अबाउट, कौन है ये आदमी? अबाउट दिस, ये है भाई साहब। Is a politician and public intellectual, formerly a venture capitalist and investment banker. Praveen Chakravarti is a politician and this a deep committed to this. Chakravarti is a radically a centrist, liberal and strong proponent of justice and fairness। ये क्या बोल रहा है? इंजीनियरिंग इसने BITS पिलानी से किया था। उसने IBM में अपना करियर शुरू किया, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में गया, फिर उसने MBA किया वॉर्टन स्कूल से, और फिर थॉमस वीजल पार्टनर के साथ में इसने काम किया, BNP परिवास में काम किया, और उसके बाद में ही हैज सर्व्ड ऑन द बोर्ड्स ऑफ TVS ग्रुप, द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ कमिटी बॉम्बे स्टॉक। ठीक है। फ्रॉम 2010 चक्रवर्ती सर्व्ड इन द डॉक्टर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट as part of its unique identification program। 2014 he became a senior scholar in political economy, leading think tank he has published academic work। Chakravarti is a widely respected voice in India's policy sphere। He has co-authored with the former Prime Minister of India Dr. Manmohan Singh and former Finance Minister this among others। ठीक है, मतलब ये मनमोहन सिंह का चम्मच है, चिदम्बरम का चम्मच है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? इन 2018 चक्रवर्ती was invited to join Congress party by the then President Rahul Gandhi as its chairman of data analytics। He launched this। और यहाँ पर in 2023 he was additionally appointed as chairman of All India Professional Group। समझे? ये है भाई साहब ये। तो इन्होंने देखिए कुछ नहीं करके रखा है इसने, सब अबाउट ये है। ये देखिए, यहाँ देखें, इनका फोटो देखते हैं, फोटो में क्या करते हैं। ये फोटो है इनके, ये देखें। तो इस आदमी ने ये जो ट्वीट किया था, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये एक तो चक्रवर्ती है, मतलब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाला है, ऊपर से ये अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट में और पता नहीं कहाँ काम किया है, उसके बाद में इसको बुलाया गया है। तो
ये पक्की बात है, ये जॉर्ज सोरेस से कहीं ना कहीं लिंक रखता ही होगा। और इसने बोला है कि नॉर्थ साउथ डिवाइड, इसके मतलब यह हुआ कि राहुल गांधी चाहते हैं कि हिंदुस्तान दोबारा से फिर से डिवाइड हो जाए। और अगर वो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी को यह तो सच मालूम पड़ गया होगा कि अब उनका हिंदी हार्टलैंड में तो कम से कम कोई गुजारा नहीं है, और अब वो चाहते हैं कि साउथ के ही लीडर बने रहें। ये देखिए, ये हैं भाई साहब। इसने अपनी ट्वीट को जो 3 तारीख को की थी 11:30 बजे, उसको डिलीट कर दिया है। बट यहाँ पर लोग बाग ऐसे हैं, ये देखिए, इन्हें डिलीट कर दिया है। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, गाजियाबाद, थोड़ा सा इसको सुनते हैं, ये क्या बोल रहे हैं साहब। भारत को बांटने की बात करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। धर्म के नाम पर विभाजन हो, या जातियों के नाम पर विभाजन हो, या फिर भाषा के नाम पर विभाजन हो, या फिर क्षेत्र के नाम पर विभाजन हो, ये विभाजन देश के लिए खतरनाक है। और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में भारत को बांटना, ये भारत की एकता अखंडता के लिए खतरनाक है। मैं ऐसे किसी भी बयान का समर्थन नहीं करता। ये भी क्लैरिफाई कर रहा है, देखिए क्या है, जहाँ पर बीजेपी की कोई सरकार की बात छोड़िए, मतलब कोई खास असर जो है उस तरीके से, राजनीतिक असर उस तरीके से नजर नहीं आ रहा। बात तो सही है आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन वो उस तरीके से 2 भागों में बांटना देश को, वो भी ठीक। सरकार की बात छोड़िए, मतलब कोई खास असर जो है उस तरीके से, राजनीतिक असर उस तरीके से नजर नहीं आ रहा। बात तो सही है आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन वो उस तरीके से 2 भागों में बांटना देश को, वो भी ठीक नहीं है। सवाल यह है कि पूरे देश के अंदर। अब देखिए, ये आदमी, इसने भी कुछ वो किया था, क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा सुनिए। The North versus South. I haven't suggested anything like that. You know, it's like art. You know, when an artist puts up his work, it's up to the persons viewing the art to interpret the art. So I just put out the South. It's up to everybody's imagination, intelligence, fantasy to interpret it anywhere they want to interpret it. I'm not interpreting it for them. They are free to interpret it any way they want. All I said was the South. You were Indian first, and of course I'm Indian. Of course I'm Indian. I wear the flag on my wrist every single day. I'm more than anybody else. Anybody who's seen even a picture of me for the last 20 years would realize that I wear the Indian flag on my wrist. So, I mean, let's not question my patriotism, or let's not question my nationality. All I said was the South. I mean, I do not know why people have to get very excited about it. What about the North? Politically, the North is all. I mean, the North of what? The North. I mean, I don't know why we are necessarily getting into this debate. I mean, I understand the electoral results of the 3 states. The delta between the winning party and us is not very much. This is something which we can overcome with tactical alliances and better management. This is not an insurmountable delta. You know, in a parliamentary form of elections, with the first past the post system, a small percentage of difference gives you a disproportionate number of seats. So that's the nature. You see, if you look at the Madhya Pradesh results, the delta is, or Chhattisgarh or Rajasthan, the delta is not very much. It's something which we can overcome, and I'm sure we are a thinking party. I'm sure we will analyze the results and we will take corrective actions. So politically, we are seeing what we. तो ये देख लिया, ये ऐसे हैं, ये 4 लोगों ने ऐसे किया। उसके बाद ये आदमी अभी भी कुछ ना कुछ बकवास किया जा रहा है। ये कौन है, देखिए, ऑन कांग्रेस लीडर दिस साउथ, दिस अर्जुन मुंडा ने ये बोला। उसके बाद ये भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपना उनको जो तेलंगाना में कांग्रेस के लीडर हैं उनको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है देखिए, ये पुरानी है। अब मैं आपको दिखाता हूं, मोदी साहब ने कहा जब पार्लियामेंट शुरू हो रहा था, जो एक कस्टमरी एड्रेस होता है कि जब पार्लियामेंट शुरू होता है, उसके पार्लियामेंट में जाने से पहले प्राइम मिनिस्टर जो है वो मीडिया को एड्रेस करता है।
तो मीडिया को एड्रेस करने के टाइम में नरेंद्र मोदी साहब ने क्या बोला, थोड़ा ये देखते हैं। कल नेवल डे था तो ये उनके बारे में बोल रहे हैं, मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता। ये नेवल डे था तो वहां पर चल रहा है, मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये देखिए आप। ठंड शायद विलंब से चल रही है और बहुत धीमी गति से ठंड आ रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कल ही 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं। बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। ये उनके लिए उत्साहवर्धक है जो देश के सामान्य मानवी के कल्याण के लिए कमिटेड है, जो देश के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है, विशेषकर सभी समाजों की, सभी समूहों की, शहर और गांव की महिलाएं, सभी समाज के, सभी समूह के, गांव और शहर के युवा, हर समुदाय के, समाज के किसान और मेरे देश के गरीब, ये 4 ऐसी महत्वपूर्ण जातियां हैं जिनका एम्पावरमेंट। अब प्रधानमंत्री यहाँ क्या बोल रहे हैं कि राजनीतिक गर्मी बढ़ रही है। उनका इशारा समझ लीजिए ये क्या बोलना चाह रहे हैं। मैंने प्रवीण चक्रवर्ती का आपको ट्वीट पढ़कर दिखा दिया। चिदम्बरम साहब ने बोला साउथ, पता नहीं क्या साउथ बोलना चाह रहे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य का अगर कुछ मतलब निकाल सकूं तो यह है कि कांग्रेस अभी भी शांति से नहीं बैठेगी। अब वो नए चाल चलेगी और देश को जाति के आधार पर डिवाइड करने की कोशिश ये कर ही रहे थे। बोले भाई जातीय जनगणना करवाओ, ये करवाओ करवाओ। उसके अलावा अब ये बोल रहे हैं कि साउथ और नॉर्थ को डिवाइड कर दो। अरे मेरे भाई, अगर तू साउथ से यात्रा करना शुरू करेगा, चल अपने प्यारे प्रांत केरला से अगर तू यात्रा शुरू कर देगा तो तू अपने शासित, कांग्रेस शासित हिमाचल कैसे पहुंचेगा? तेरे को तो बीजेपी के जो शासित प्रदेश है उनके थ्रू ही जाना पड़ेगा। अरे भूल जाओ मेरे भाई। ठीक है, मानते हैं कि तुम्हारी मम्मी इटली की है, तुम्हारे अंदर भारतीय खून पता नहीं है कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम। भारत के प्रति प्यार है कि नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन देश को दोबारा से विभाजित करने की कोशिश मत करो। भारत की जनता तुमको माफ नहीं करी। और भारतीय जनता से मुझे एक निवेदन करना है कि भाई अगले इलेक्शन आ रहे हैं, थोड़ा सावधान रहिए। अपने आसपास में जितने भी लोग हैं उनको कन्विंस करिए, इनकी हरकतों को बताइए और उनको बोलिए कि कांग्रेस को वोट नहीं देना है। बस अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया तो आप देश के खिलाफ वोट दे रहे हैं। मैं खुलेआम ये बोलता हूं। कांग्रेस एक देश विरोधी पार्टी है। ये देश के टुकड़े 47 में कर चुकी है और अपनी को सत्ता में रखने के लिए कुछ भी खुराफात कर सकती है। बस यही मेरी आपसे प्रार्थना है और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। अब बाकी सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।